हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मूल राशियों के मात्रकों को परिभाषित कर रहे थे। कौन कौन से मात्रकों को परिभाषित किया था। पहला नंबर द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम को, दूसरा दूरी के मात्रक मीटर को, तीसरा समय के मात्रक सेकंड को, चौथा ताप के मात्रक केल्विन को हम लोगों ने परिभाषित कर लिया था। आज बची हैं हमारी 3 राशियाँ। कौन कौन सी। पहला बचा है ज्योति तीव्रता के मात्रक कैंडला के बारे में जानना है। फिर दूसरा विद्युत धारा के बारे में जानना है। तीसरा पदार्थ की आणविक मात्रा के मोल के बारे में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जानना है। तो पहले देखते हैं विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत धारा तो आप लोग जानते हैं क्या होती है कि किसी चालक तार में एकांक आवेश प्रभावित होता है। एकांक समय में जितना एक चालक से आवेश प्रभावित होता है वो क्या होती है, विद्युत धारा होती है। लेकिन यहाँ पे उसके मात्रकों को परिभाषित कर रहे थे। तो 1 एम्पियर क्या होता है उसके बारे में जानना है। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, एम्पियर, और इसकी परिभाषा लिखेंगे कि 1 एम्पियर आखिर होता क्या है। तो 1 एम्पियर वह होता है जो निर्वात में रखे अनंत लंबाई के 2 चालकों के बीच में 1 मीटर की दूरी हो तथा उनमें जो विद्युत धारा प्रभावित होगी इतनी विद्युत धारा प्रभावित करनी चाहिए कि उन दोनों के एकांक लंबाई में जो बल लगेगा, जो विद्युत चुंबकीय बल लगेगा, वो कितना होगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि जो चालकों में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कौन सी क्या है, 1 एम्पियर की विद्युत धारा है। तो ठीक है, तो क्या करेंगे कि 1 एम्पियर, कैपिटल ए से लिखते हैं एम्पियर को, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, वह विद्युत धारा है जिसे एकांक, जिसे अनंत लंबाई के 2 चालक तारों जिनके मध्य दूरी 1 मीटर हो प्रवाहित कराते हैं विद्युत धारा, जिसमें अनंत लंबाई के 2 चालक तारों जिनके मध्य दूरी 1 मीटर हो प्रवाहित कराते हैं तो प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है, चालक तार हैं 2, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे एक और होती है। वो क्या होती है कि धारा एक ही दिशा में बहनी चाहिए। एक दिशा में इस तरफ और इस तरफ धारा को हमने यहाँ से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, जिससे भी जोड़ा, धारा को प्रवाहित कराया। कंडीशन क्या है, 1 मीटर दोनों के बीच की दूरी हो तथा इन दोनों के बीच में बल लगेगा। पहले क्या होता था कि जो हमारा चुंबक का अध्ययन होता था वो एक दूसरी फिजिक्स की ब्रांच में होता था, तथा जो हमारे विद्युत धारा का अध्ययन होता था वो फिजिक्स की एक दूसरी ब्रांच में होता था। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि जब चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं तो वो भी विद्युत चुंबकीय बल लगाती है, उसका भी एक विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो उससे एक विद्युत चुंबकीय बल भी लगता है। एक चालक दूसरे चालक या दूसरी चुंबक के ऊपर बल लगाता है। तो यहाँ एक चालक में भी विद्युत धारा प्रभावित हो रही है और दूसरे चालक में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये दोनों चालक क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगाएंगे। कौन सा बल लगाएंगे, आकर्षण बल लगाएंगे। और ये दिशा कैसे निर्धारित होगी इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है कि जब ये लोग बल लगाएंगे तो कितना बल होगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगेगा इन दोनों के बीच में। तब क्या होगी, इनमें जो विद्युत धारा बह रही है वो 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। अब पहले तो पता था नहीं
कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो उन्होंने 2 तार लिए होंगे, उनमें समान विद्युत धारा बहाई तथा उनके बीच जो बल लग रहा था उसको मेजर किया तथा उसको एक यूनिट मान लिया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली कि जो इनमें बल लग रहा है वो कितना है, 1 एम्पियर का है। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है कि ऐसे हमको याद करना पड़ेगा, तो याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका कोई कॉन्सेप्ट ऐसा याद करने का नहीं है। ठीक है, तो अब एम्पियर की परिभाषा हो गई, आगे चलते हैं। कैंडला की परिभाषा हम लोगों को देनी है, ज्योति तीव्रता के मात्रक कैंडला की परिभाषा आप लोगों को देनी है कि ये कैंडला क्या होता है। हेडिंग डालेंगे कैंडला और इसकी परिभाषा देते हैं। तो कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। थोड़ा सा ज्योति तीव्रता के बारे में जानते हैं। कोई भी ज्योति अगर जल रही है, ज्योति किसे बोलते हैं? जैसे मोमबत्ती की ज्योति होती है, हमारे बल्ब की ज्योति होती है, टॉर्च की ज्योति, ये सब क्या है? ज्योतियां हैं जो प्रकाश को क्या कर रही हैं? उत्सर्जित कर रही हैं। लेकिन अब हमारे इलेक्ट्रॉनिकी से जो हमारे नए नए बल्ब आते हैं, एलईडी बल्ब हो गए, ये सब बल्ब जो हैं उनका ज्योति तीव्रता में अध्ययन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ज्योति तीव्रता का जो अध्ययन किया जाता है वो एक हीट के तरह भी सिंबल में आता है। प्लेटिनम टंगस्टन जो हमारे तंतु होते हैं, इनके जो बल्ब होते हैं, इनकी जो ज्योतियाँ होती हैं, इनकी ज्योति तीव्रता का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हमारा टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मतलब रखता है वहाँ पे। अब कोई भी बल्ब, एलईडी बल्ब है, वो तो गर्म ही नहीं होता है, आप लोगों ने उसको टच किया होगा, उसकी तीव्रता क्या होती है? हाई वोल्ट होती है। उसके बारे में और कभी जानेंगे। यहाँ पे क्या जानना है कि जो हमारी ज्योतियाँ होती हैं, जैसे मोमबत्ती जल रही है, यहाँ पे जैसे एक मोमबत्ती जो है जल रही है इस प्रकार, तो एक तल यहाँ पर रख दिए, इसके लंबवत एक तल हमने यहाँ पर रख दिया, इसका एक क्षेत्रफल लेंगे, इस क्षेत्रफल के लंबवत जितना प्रकाश गुजर रहा होगा, इस ज्योति की तीव्रता को वो क्या करेगा? दिखाएगा, प्रदर्शित करेगा। एक क्षेत्रफल से लंबवत जितना प्रकाश गुजरेगा वो क्या करेगा? उस ज्योति की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे ज्योति का टेम्परेचर भी मैटर करता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ज्योति का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हम लोग मानते हैं कि प्रकाश भी ज़्यादा क्या हो रहा होगा? प्रदर्शित हो रहा होगा। ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे जो पुराने जो पीले बल्ब होते थे घरों में, अगर वो ज़्यादा तेज जलते थे तो वो ज़्यादा गर्म भी होते थे, और जो छोटे बल्ब होते थे अगर वो कम प्रकाश देते थे तो वो कम गर्म होते थे। यहाँ भी वही सेम लॉजिक है। तो ज्योति की तीव्रता क्या होती है? ज्योति तीव्रता होती है। अब ये कैंडला कहाँ से आया, इसको बारे में समझते हैं कि एक कृष्ण का एक कैंडला, पहले यहाँ देखो, एक कैंडला किसी कृष्ण का क्या है? हमारी ज्योति ही है। ठीक है, ज्योति की जो ज्योत है, जो लौ है वही है। तो एक कैंडला किसी ज्योति, किसी कृष्ण का के 1/6 लाख, 1/6 लाख वर्ग मीटर तल के क्षेत्रफल से वाली ज्योति तीव्रता है। क्या है? ज्योति तीव्रता है। एक जो तल है, उस तल से, उस तल का कितना भाग ले रहे हैं यहाँ पे? 1/6 लाख वर्ग मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है नहीं, क्योंकि वर्ग मीटर ही लिख दिए ना, तो वर्ग मीटर ही क्या है? हमारे स्क्वायर का सिंबल है। या तो मीटर स्क्वायर लिख देते या वर्ग मीटर लिख दिए। तो उतने छोटे से क्षेत्रफल से जो हमारी ज्योति तीव्रता गुजर रही है, जो प्रकाश की तीव्रता वहाँ से गुजर रही है, वो क्या है? एक कैंडला को प्रदर्शित करती है। अब उसमें से इसमें इस क्षेत्रफल से कम तीव्रता भी गुजर सकती है और ज़्यादा भी गुजर सकती है। तो वहाँ भी कंडीशन क्या हो गई है कि जो कृष्णिका का ताप है, कृष्णिका का जो ताप है, कृष्णिका का ताप 2046.65 केल्विन है। कितना है?
2046.65 केल्विन क्या है, कृष्णिका का ताप है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक कृष्णिका को कितने टेम्परेचर पे जलाना है, 2046.65 केल्विन के टेम्परेचर पे जलाएंगे। तो एक तल अगर उसके लंबवत रखेंगे और वह तल कितना होना चाहिए, 1/6 लाख वर्ग मीटर होना चाहिए, या मीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्षेत्रफल ले रहे हैं तो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। तो जो वहाँ की ज्योति तीव्रता होगी वो किसको करेगी, एक कैंडला को हमारे यहाँ पे प्रदर्शित करेगी। ठीक है, इतना समझ गए, इसको आप लोग लिख लेंगे। अब अगला मात्रक हम लोगों का है मोल। तो मोल के बारे में जानते हैं कि मोल क्या होता है। देखिए, मोल किसका मात्रक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। किसकी, पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका मात्रक क्या होता है, मोल होता है। यहाँ पे एक मोल को हम लोगों को परिभाषित करना है। तो देखो, मोल की परिभाषा क्या होगी, एक मोल क्या है, एक मोल किसी पदार्थ के मूल अवयवों की वह संख्या है। किसी पदार्थ को लेंगे, उसी पदार्थ की मात्रा को हम लोग इसमें नापेंगे। तो वह मात्रा है, एक मोल वह मात्रा है जो कार्बन, और कार्बन कौन सा होगा, जिसका परमाणु क्रमांक 6 होगा तथा परमाणु भार 12 होगा, 12 होगा। ठीक है, कोई भी इसका समस्थानिक या संभारिक हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, कल समझाए थे कि समस्थानिक और संभारिक क्या होता है। तो एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है या मूल अवयवों की वह संख्या है जो कार्बन के 0.12 या 12 ग्राम, सीधा समझो 0.012 किलोग्राम या 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या होगी। कार्बन के जो 12 ग्राम परमाणुओं की जितनी संख्या होगी, 12 ग्राम कार्बन में जितनी परमाणुओं की संख्या होगी, उतनी हमारे एक मोल के मूल अवयवों की संख्या होनी चाहिए। तो इसको परिभाषा देखो किस तरह से देंगे हम लोग। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है, पदार्थ की वह मात्रा है जो कार्बन 6C12 कार्बन के 12 ग्राम या 0.012 किलोग्राम। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे या लिख लो, किलोग्राम के परमाणुओं की संख्या होगी, के परमाणुओं की संख्या होगी। यहाँ पे पदार्थ की कौन सी मात्रा को हम लोगों ने स्टैंडर्ड वैल्यू माना है, 12 ग्राम कार्बन को स्टैंडर्ड वैल्यू माना है, तथा उससे पदार्थ के मोल की हम लोग क्या कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं पदार्थ की मात्रा को। अब इसके बाद दो मात्रक और हैं, पूरक मात्रक। एक है हमारा रेडियन तथा स्टेरेडियन। देखो, ये काफ़ी अच्छा मात्रक है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले जानेंगे रेडियन क्या होता है। रेडियन और रेडियन किसका मात्रक होता है, समकोण का मात्रक होता है, समतल कोण का मात्रक होता है, यानी प्लेन एंगल का। और कोण बराबर हम लोग एक सूत्र जानते हैं, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। इतना आप लोग जानते होंगे कि कोण बराबर एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पे एक मान लो, एक हमारा वृत्त है, वृत्त, और यहाँ से एक हमारी त्रिज्या क्या है, r है। तो चाप क्या है, जैसे इस तरह से एक दूसरी लाइन खींच दिए, और ये जो दूरी है, इतनी जो दूरी है, ये क्या हो गई, हमारी चाप हो गई। क्या हो गई, चाप। जिसे हम लोग डेल्टा s से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक वृत्त खींचे, इसकी त्रिज्या r है तथा चाप कितनी है, डेल्टा s है। लेकिन हमको यहाँ पे एक रेडियन को परिभाषित करना है कि एक रेडियन क्या होता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी कि जब चाप यानी डेल्टा s जब बराबर हो जाएगा हमारी त्रिज्या r के,
डेल्टा एस त्रिज्या आर के बराबर हो जाएगा तो जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना होगा, 1 रेडियन होगा। जब हमारा चाप जब डेल्टा एस आर के बराबर हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या हो जाएगा कि आर अपॉन आर हो जाएगा। डेल्टा एस की जगह क्या रखेंगे, चाप की जगह भी आर, और त्रिज्या तो आर है ही, तो कट के जो बचेगा वो 1 रेडियन बचेगा, 1 रेडियन क्या होगा, बचेगा। ठीक है, तो अब परिभाषा देते हैं इसकी कि जब किसी वृत्त की, देखो 1 रेडियन वह कोण होता है, 1 रेडियन, 1 रेडियन वह कोण होता है, वह कोण होता है जो किसी वृत्त की चाप तथा त्रिज्या के समान होने पर वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है, अंतरित होता है। सिंपल शब्दों में कि वह कोण जो वृत्त के केंद्र पर बनता है तथा त्रिज्या और चाप दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 1 रेडियन कहलाता है। चित्र बना लेंगे, आर ये क्या है अपना डेल्टा एस, तथा यहाँ पे 1 रेडियन बराबर लिख लेंगे, 1 रेडियन बराबर, 1 रेडियन बराबर डेल्टा एस अपॉन आर, तथा यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि डेल्टा एस इक्वल टू आर। ये हमारी कंडीशन है कि जो हमारा क्षेत्र, जो हमारा डेल्टा एस चाप है वो त्रिज्या के क्या होगा, बराबर होगा। इतना आप लोग समझ गए। अब देखते हैं धनकोण के बारे में और धनकोण के मात्रक स्टेरेडियन के बारे में। ठीक है, धनकोण के मात्रक स्टेरेडियन के बारे में। स्टेरेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन देखो स्टेरेडियन क्या होता है, हमने आपको बताया था कि स्टेरेडियन इस तरह से कुछ चित्र बनाया था, थोड़ी दिन पहले बताया था। इस तरह शंकु होता है, इसका जो ये वाला जो कोण होता है, क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, सॉलिड एंगल होता है। लेकिन ये किस प्रकार से अंतरित किया जाता है कि ऊपर जैसे कोई गोला है, कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के नीचे किसी एक बिंदु पर उस क्षेत्रफल के कहीं से भी एक रेखा को लाते हैं और एक केंद्र पर मिलाते हैं, तथा जो आकृति बनती है वो क्या होती है, जो कोण बनता है उसका वो होता है हमारा धनकोण, यानी स्टेरेडियन उसके मात्रक को हम मापते हैं। ये क्या होता था, हमने बताया था जैसे किसी शंकु की तरह जो ये हमको दिख रहा है, ये दिखाएगा कि वो शंकु कितना बड़ा है, उसके द्वारा को ये समझाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखना है कि एक हम लोग गोला लेते हैं बड़ा सा, ये वृत्त नहीं है, ये क्या है, गोला है, क्योंकि स्टेरेडियन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये गोला है, गेंद की तरह है, ये दिख रहा है वृत्त, क्योंकि यहाँ चौक से लिखा है। ये क्या है, ये गोला है। यहाँ पे मान लो कोई भी क्षेत्र इस तरह ले लिए, इस तरह क्या कर लिए, कोई भी क्षेत्र ले लिए। क्यों, क्योंकि जो हमारा धनकोण होता है वो एक क्षेत्र का होता है, 2 लाइनों का नहीं होता है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। तथा इसके केंद्र पर क्या करते हैं, इनको मिलाते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक क्षेत्रफल बन गया। अब ये जो क्षेत्रफल है इसको मान लो कि ये क्या है, कैपिटल ए है, क्या है, कैपिटल ए है। और जो हमारी वृत्त की त्रिज्या है ये क्या है, इसके ऊपर पृष्ठ पे बना होगा, जो हमारी
गोल जो हमारी वो है गेंद है, तो उसके पृष्ठ के ऊपर ये क्षेत्रफल का भाग एक हम लोगों ने लिया है, ठीक है। तो ये इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई, r हो गई। अब समझना है इसको, इसका जो एंगल है वो क्या है, वो मान लो कि थीटा है। कितना है, थीटा है। वो थीटा ही हम लोग स्टेरेडियन को लिखेंगे। अब यहाँ कंडीशन क्या होती है, स्टेरेडियन जो 1 स्टेरेडियन होता है वो उसका सूत्र क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे मान लो स्टेरेडियन बराबर घन कोण बराबर होता है, घन कोण बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे r स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, a है, तथा r कितना है, r तो ये है ही r। तो यहाँ पे एक कंडीशन एक स्टेरेडियन की क्या आएगी, जब a यानी एरिया बराबर हो जाएगा हमारे r स्क्वायर के। जब एरिया इसका जो है वो हमारे r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तब वहाँ से जो घन कोण निकल के आएगा वो 1 स्टेरेडियन का होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब जो इसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया है, ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, जो हमने त्रिज्या r ली है इसके बराबर, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो जो मात्रक आएगा, जो वैल्यू आएगी वो हमारी 1 स्टेरेडियन होगी। तो अब इसको लिखते हैं कि 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है, वह घन कोण है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा त्रिज्या का वर्ग समान होने पर प्राप्त होता है। एक घन कोण जब त्रिज्या तथा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बराबर हो जाएगा, तो हमें जो घन कोण प्राप्त होगा वो क्या होगा, 1 स्टेरेडियन होगा। आप लोग लिख लेंगे, चित्र भी आप लोग बना लेंगे। इस प्रकार गोला बनाएंगे, कोई भी एक क्षेत्रफल ले लेंगे, इस तरह केंद्र पे इसको अंतरित करेंगे। ये हमारा थीटा है, ये r है, ये a है। यहाँ कंडीशन क्या है, r बराबर a, ये हमारी कंडीशन है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर a है, तो a अपॉन r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कट के कितना आ जाएगा, 1 स्टेरेडियन आ जाएगा। 1 स्टेरेडियन हम लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को समझ में आया, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर क्यों करती है, क्योंकि a तो बराबर है ना r स्क्वायर के, तो कट के 1 स्टेरेडियन हमारा आ जाएगा। इतना आप लोगों ने समझ लिया। और आज बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, दूरियों के मापन के बारे में जानना है। अति सूक्ष्म दूरियों के मापन के बारे में जानेंगे, अति विशाल दूरियों के मापन के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे किलोग्राम की दूरियों के, किलोग्राम के मात्रकों को मापेंगे, किलोग्राम को किस प्रकार मापते हैं। उसके बाद समय को मापेंगे। तब फिर हम लोग आएंगे त्रुटियों के ऊपर, अल्पतमांक, आंकिक मान, इन सब के ऊपर आएंगे। उसके बाद आएंगे विमीय विश्लेषण के ऊपर। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।